वेलकम स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, काफी कुछ आपने समझा होगा। तो देखिए बेटा, आज की क्लास के अंदर वापस से कंटिन्यू करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के नेक्स्ट कंटेंट के बारे में। जब भी कोई नेक्स्ट लेक्चर आप देखते हैं तो एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर से अपडेट कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है बेटा। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपने ने ये देखा था दैट हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर। आज मैं आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूं रिलेटेड टू इरेशनल नंबर। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इरेशनल नंबर्स को बहुत डिटेल के अंदर इस चैप्टर में अपने को स्टडी करना है। तो काफी कुछ पॉइंट्स है इरेशनल नंबर्स पे। तो कुछ पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। इरेशनल्स का डेफिनेशन पार्ट, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो देखिए बेटा, सिर्फ ये डेफिनेशन बोलने से तो इरेशनल समझ में आ नहीं सकता ना। समझ में आ रही है बात? तो जब डेफिनेशन से इरेशनल समझ में नहीं आ सकता तो बात करते हैं एग्जांपल्स की कि कैसा होता है इरेशनल नंबर, देखने में बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। तो ऐसी बात नहीं है बेटा। इरेशनल नंबर्स पे बेसिक्स जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके होते हैं नॉन परफेक्ट। आई एम राइटिंग हियर, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं बेटा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नंबर। अब ये क्या लिखा है बेटा मैंने? तो स्क्वायर रूट्स तो सब जानते हैं क्लास 8 से। एम आई राइटिंग राइट? सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नंबर। सो व्हाट आर द नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नंबर? फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग रूट 2। Similarly, I am writing root 3, root 5, root 6, root 7, root 8. So tell me students, root 2, root 3। देखिए बेटा, root 3 और root 5 के बीच में एक नंबर आता है root 4, root 8 और root 10 के बीच में एक नंबर आता है root 9। तो देखिए बेसिकली बेटा, एग्जांपल्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नंबर होते हैं आपके रूट 2, रूट 3, रूट 5। रूट 2 से अगर पहले बात करें तो आता है रूट 1। तो देखिए बेटा, ये कुछ रूट्स के नंबर्स मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। अब इसमें मैंने दो कैटेगरी बनाई है, एक ये फर्स्ट और एक ये सेकंड। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं बेटा। क्लास 8 से जब स्क्वायर रूट एक्सप्लेनेशन आपको सिखाया जाता है तो आप सबको मालूम है रूट 1 का आंसर 1 होता है, रूट 4 का आंसर 2 होता है, रूट 9 का आंसर 3 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1, 4, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे नंबर है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन लेकिन रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 ये सारे नंबर्स आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स? जिनका सिंप्लीफिकेशंस डायरेक्टली परफेक्ट वैल्यूज में पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे नंबर्स आपके बेसिक्स किसके एग्जांपल्स होते हैं? इरेशनल नंबर। आई थिंक कुछ क्लियर हुआ होगा आपको बेटा कि इरेशनल नंबर्स का बेसिक रिप्रेजेंटेशन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नंबर। आगे चल के मैं आपको कुछ और भी अपडेट करूंगा इरेशनल नंबर्स के बारे में, कुछ और रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। लेकिन आज की क्लास में अपने इन्हीं नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब इन नंबर्स के बारे में क्या बात करना है, क्या है आपका क्वेश्चन फॉर्मेट? तो देखिए बेटा, क्लास 8 तक के अंदर आपने रेशनल नंबर्स का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन सीखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर याद है ना आपका? रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, whole number, integer, rational number on the number line. That all we are updated up to the class 8. Now, what we have to do in the class 9? Now, in the class 9, we have to represent irrational number on number line. So, what is today topic? Today topic is represent irrational number on number line। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे कंफर्म पूछा जाता है। ठीक है बेटा? तो बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं, बहुत अच्छे से आपको समझना है।
फिर भी कोई डाउट लगे तो आपको जो भी अपडेट करने के लिए नंबर या टेलीग्राम ग्रुप दिया जाता है, आप उस पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, सो टुडे टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो देखिए बेटा, ये √1, √4, √9, अगर आगे और भी मैं बात करूं, √16, √25, √36, तो ये सारे स्क्वायर रूट्स के वो नंबर्स है जो इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है इरेशनल? क्योंकि √1 का आंसर 1, √4 का आंसर 2, √9 3, √16 4, √25 5, √36 6, and all these numbers we can express in the form of P by Q. Yes, so all these are the rational numbers. तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं that if I write √n, if I write expression √n where n is any natural number, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है √n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो अब आप बताइए बेटा, क्या हर रूट के अंदर एक्सप्रेस होने वाला नेचुरल नंबर इरेशनल होता है? क्या हर रूट के अंदर एक्सप्रेस होने वाला नेचुरल नंबर इरेशनल होता है? सो यू विल टेल नो. व्हाई विल यू टेल नो? बिकॉज if I will write √1, answer 1. If I will write √4, answer 2. √9, answer 3. That means the every natural number that is represented as a square root is not always irrational. वो हमेशा irrational नहीं होता है। तो कभी भी irrational numbers के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले रूट्स के नंबर्स को सिंप्लीफाई करके देखिए। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब तो वो रेशनल बन जाएगा, और अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब वो इरेशनल बन जाएगा। जैसे अगर एग्जाम में आता है कोई क्वेश्चन दैट √225 इज अ रेशनल और इरेशनल, तो देखिए बेटा, जिनको क्लास 8 में अच्छे से अपडेट किया हुआ है वो तो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि √225 किसका स्क्वायर रूट नंबर है? 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो √225 सिंपलेस्ट फॉर्म इज 15, दैट इज 15/1. सो नाउ टेल मी, √225 पे अगर ऑप्शन में रेशनल है इरेशनल है तो आप क्या टिक करेंगे? रेशनल पे टिक करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है रिलेटेड टू इरेशनल नंबर। क्लियर बेटा? और भी डिटेल में आगे कुछ अपडेट करूंगा मैं आपको कि इरेशनल नंबर्स के और क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। बट अब मेन टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। स्टार्ट करते हैं √2 के साथ, क्योंकि √1 अभी आपको बताया था, √1 का मतलब 1 होता है, उसका नंबर लाइन तो नेचुरल नंबर बनेगा। बात करते हैं √2 के साथ। तो देखिए बेटा, बेसिक्स पॉइंट्स क्या है कि किसी भी इरेशनल नंबर्स का जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है तो आप बताइए, क्या आपके स्केल में √2 का मेजरमेंट है? चेक कीजिए, स्केल होगा आपके पास में, क्या आप स्केल से √2 का वैल्यू मेजर कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो जब स्केल से रूट के नंबर्स का ऑब्जर्वेशंस कर पाना, उसको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज किया जाता है। किस अप्रोच का यूज किया जाता है? ज्योमेट्रिकल अप्रोच का। और उस ज्योमेट्रिकल अप्रोच को यूज करने के लिए बेसिक्स जो प्रॉपर्टी होता है वो यहाँ पे यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। क्यों यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल? तो देखिए बेटा, कुछ बेसिक्स आपको बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबको मालूम होगा ना राइट ट्राइंगल क्या होता है? हाँ सर, राइट ट्राइंगल इज दैट इन विच वन ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब आप किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें बेसिकली आपके पास में ये 3 टर्म्स होता है, बेस, परपेंडिकुलर एंड hypotenuse. Am I right? What 3 sides we have? Base, perpendicular and the hypotenuse. Now
all we know that in the right triangle there is one relation between base, perpendicular and the hypotenuse. Now you tell me what is that property in which we can relate all the three? Yes, right answer. That property is Pythagoras theorem. बिल्कुल सही बेटा. What is that property which we use in the right angle triangle? Pythagoras theorem. What is the statement of the Pythagoras theorem? The statement of Pythagoras theorem is h square is equal to b square plus p square. What is that means? Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. h hypotenuse, b base, p perpendicular. क्लियर बेटा. सेकंड पॉइंट, जब आप किसी राइट ट्राइंगल के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, सो आउट ऑफ दिस थ्री अगर आपको कोई टू साइड्स मालूम है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड. एम आई राइट बेटा? अगर आपको इन तीन में से कोई दो वैल्यूज गिवन है तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? थर्ड साइड. सेकंड पॉइंट, जब भी आप इस टाइप की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अगर किसी सिंप्लीफिकेशन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है तो बताइए फाइनल आंसर क्या होगा हाइपोटेनियस का? तो हाइपोटेनियस का फाइनल आंसर होता है बेटा कि जब भी आप एलएचएस से स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं तो राइट हैंड साइड क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट. क्या क्लास 8 में भी आपने एलएचएस से अगर स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो राइट हैंड साइड में क्या यूज होता है? स्क्वायर रूट. सो टेल मी व्हाट इज द एच? व्हाट इज द एच? एच इज √2. Similarly, if I will say h is equal to √2, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी हाइपोटेनियस का वैल्यू √2 है, so now you tell me what is the value of h square? What is the value of h square? तो देखिए बेटा, h से आपको h स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो बेसिक्स यही ऑपरेशन वापस से रिवर्स कर दीजिए. स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट लगता है, तो जब रूट हटाएंगे तो दूसरे साइड में क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा. तो इन दोनों को रिलेट करना सीख लीजिएगा बेटा, क्योंकि इस कंटेंट के अंदर इस पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए इस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना होगा. इस प्रॉपर्टी को कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है तो वैल्यू क्या बनता है बेटा? h इक्वल टू √2. और h इज इक्वल टू √2 अगर किसी कंडीशन में है, सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू? 2. सिंपल है फंडामेंटल कि स्क्वायर अगर हटाना है तो अदर साइड में रूट आ जाएगा और अगर रूट हटाना है तो अदर साइड में स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर बेटा? अब बात करते हैं कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं. तो देखिए बेटा कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी राइट ट्राइंगल के अंदर इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप बात करते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जिसमें आप सबको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूं बेटा कि अगर मैं किसी कंडीशन में बेस वैल्यू 1 यूनिट का मतलब समझ में आता है? यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है मेजरमेंट. इट मे बी मीटर, इट मे बी सेंटीमीटर और समथिंग एल्स. ओके बेटा? तो बेस वैल्यू आपका 1 यूनिट है प्लस अगर परपेंडिकुलर वैल्यू भी आपका 1 यूनिट है. बेस वैल्यू 1 यूनिट, परपेंडिकुलर वैल्यू 1 यूनिट. बताइए बेटा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1? स्क्वायर का मतलब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर 1? स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. सो सिमिलरली अगेन द नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. नाउ यू टोल्ड मी व्हाट इज 1 प्लस 1? ये तो सबको ही पता है सर. 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है. बताइए, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था ना पहले, क्या था? h स्क्वायर इज इक्वल टू 2. तो बताइए कितना होगा हाइपोटेनियस? देखिए कॉपी में कितना होगा? यस, √2. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है
तो वो आपका हाइपोटेनियस वैल्यू कितना होगा, √2। अब देखिए बेटा, अब इस चीज को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबको पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। सबको आता है नंबर लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। अब देखिए बेटा, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो अपने को नेगेटिव साइड के नंबर लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो मैंने नंबर लाइन पे स्टार्टिंग में क्या लिखा, 0। क्या लिखा बेटा, 0। थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देता हूं और अच्छे से, 0। अब देखिए बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि √2 के हाइपोटेनियस वैल्यू के लिए आपका बेस कितना होगा, 1 यूनिट, परपेंडिकुलर कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट चॉइस होती है। वो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट चॉइस से मीनिंग क्या है कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एक स्टूडेंट जो है वो 1 यूनिट को स्केल में 1 सेंटीमीटर लेके वर्क कर रहा है, एक स्टूडेंट्स 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर लेके क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहा है, एक और स्टूडेंट्स है जो 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर स्केल लेके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए तीनों में से कौन सही है, क्या 1 यूनिट इक्वल टू 1 सही है, या 1 यूनिट इक्वल टू 2 सही है, या 1 यूनिट इक्वल टू 3 सही है। तो देखिए बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्टूडेंट्स जितना भी लेट करके करना चाहे वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन एज अ टीचर मेरा सजेशन आप लोगों के लिए क्या है कि 1 यूनिट इक्वल टू, अगर आप 1 का स्केल लेंगे तो बहुत स्मॉल हो जाएगा बेटा, तो रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आएगा। एग्री करते हो इस बात से। और 1 यूनिट इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो स्केल पे 3 का वैल्यू बहुत लार्ज हो सकता है, तो नंबर लाइन्स को काफी आगे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बताइए एक सही रास्ता क्या होगा जिससे कि ना तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना कुछ कम प्रॉब्लम होगी, तो वो है आपका 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये मेरा आपको सजेशन है, बाउंडेशन नहीं है। बाकी आप अपने चॉइस से 1 यूनिट को जितना भी लेना चाहे मेजर करके नंबर लाइन पे वर्क कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे जिस अप्रोच के साथ मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूं वो है 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो स्केल को 0 पे रखा और स्केल को 0 पे रख के जब 2 सेंटीमीटर, मैं बार बार इस बात पे बोलूंगा बेटा, स्केल को 0 पे रख के जब 2 सेंटीमीटर मेजर करूंगा तो लिखूंगा क्या वहां पे, 1। समझ में आया बेटा? 2 सेंटीमीटर लेके जब मैं किसी वैल्यू को लिखूंगा तो वहां पे क्या लिखूंगा, 1। आगे चलिए बताइए, अब यहां से फिर 2 सेंटीमीटर पे जब कोई पॉइंट मार्क करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। अगर जरूरत हो आगे और तो फिर 2 सेंटीमीटर पे क्या मार्क कर देंगे, 3। क्लियर हो बेटा? जिससे कि एक सफिशिएंट गैप आपको मिल जाएगा और बहुत स्मॉल भी नहीं होगा और बहुत लार्ज भी नहीं होगा। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं वापस से √2 के रिप्रेजेंटेशन को लाने के लिए, √2 को रिप्रेजेंटेशन में लाने के लिए आपको बेस कितना चाहिए, 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1। तो 0 से स्टार्ट किया बेटा, यहां पे मैंने मार्क कर दिया पॉइंट ए, और 0 से लेकर 1 तक का जो नंबर लाइन पे वैल्यू है इसको मैंने A to B रिप्रेजेंट कर दिया। कर सकता हूं ऐसा बेटा, मैं A to B रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि बेस कितना बन गया, 1। अब इस बेस 1 पे परपेंडिकुलर कितना मेजर करना है, 1। तो क्या होता है परपेंडिकुलर, राइट एंगल जो वैल्यू होता है वही आपका परपेंडिकुलर है। प्रोटेक्टर लीजिए हाथ में, साथ साथ में परफॉर्म कीजिए बेटा। प्रोटेक्टर लिया, इस प्रोटेक्टर को इस पॉइंट बी पे मार्क करें अपने कॉपी में। कर दिया क्या, वेट करूं, नहीं, ओके बेटा। तो प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे आपने मार्क किया और प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे मार्क करके देखिए, देखिए बेटा यहां पे आ रहा होगा कुछ 90 डिग्री का पॉइंट आ रहा है क्या सबका, 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट मार्क किया, स्केल लिखो हाथ में। अब इस स्केल को इस पॉइंट बी से, अब इस स्केल को पॉइंट बी से इस 90 डिग्री के पॉइंट पे रखिए बेटा। रख दिया क्या सबने, रखा क्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए बेटा 2-3 अप्रोच है, जो जैसा यूज करना चाहे वैसे यूज कर सकता है। कैसे कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, इस पूरे 90 डिग्री लाइन को ज्वाइन करके फिर 1 यूनिट ले सकता है,
और या फिर आप डायरेक्टली भी क्या काम कर सकते हैं कि क्योंकि परपेंडिकुलर भी आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए ना, और 1 का मतलब कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो जो स्केल आप इस परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं, इसको पूरा नहीं ज्वाइन करते हुए सिर्फ उतना ज्वाइन कीजिए जो आपका 1 यूनिट बने। सही है ना बेटा? तो ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है और इजीली कर भी पाएंगे। क्या बताया मैंने कि 90 डिग्री का जो पॉइंट है उस पे स्केल को रखते हुए उसको बी के लाइन में रखिए स्ट्रेट एग्जैक्टली, और उसको पूरा नहीं ज्वाइन करना है, सिर्फ कितना ज्वाइन करना है, 1 यूनिट। और इनडायरेक्टली अगर बात करूं 1 यूनिट का मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर। तो आ गया बेटा बी पे ये परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ पे क्या पॉइंट दे दिया, सी। तो बताइए एंगल क्या बना, सब परपेंडिकुलर लिया है तो एंगल तो 90 बनेगा, बनेगा ना 90। तो बताइए बेस ए बी कितना हुआ, 1, परपेंडिकुलर बीसी कितना हुआ, 1। तो इस डायग्राम में हाइपोटेनियस कौन है, बस बिल्कुल सही जा रहे हो, हाइपोटेनियस कौन है, ए टू सी। तो स्केल से ए से सी को ज्वाइन करो बेटा, कर दिया सबने, परफॉर्म करना है साथ साथ में, बाद में नहीं हो पाएगा। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो राइट ट्राइंगल के पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, राइट ट्राइंगल के पाइथागोरस प्रॉपर्टी से बताइए वो हाइपोटेनस कितना है, √2 है। तो इस डायग्राम के अंदर कौन है हाइपोटेनियस, क्या ए बी है, नो सर। क्या बी सी है, बिल्कुल नहीं सर, क्यों टाइम पास कर रहे हो। तो कौन है हाइपोटेनियस, AC है। तो बताइए बेटा AC का वैल्यू कितना हुआ, √2, वेरी गुड। AC का वैल्यू कितना हुआ, √2। अब देखिए बेटा अभी भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो ये जो √2 है वो हाइपोटेनियस में रिप्रेजेंट हुआ है, लेकिन लेकिन आपको इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, सर नंबर लाइन पे करना है। तो नंबर लाइन क्या ये है क्या आपका, नो सर। नंबर लाइन कौन सा है, ये है नंबर लाइन। तो देखिए बेटा अब इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि स्केल से तो √2 मेजर होता नहीं है, तो √2 जो है वो ज्योमेट्रिकल तरीके से आपने AC पे मेजर कर लिया। अब इस AC के वैल्यू को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए अपने अपने हाथ में कंपास लीजिए, कंपास लिया आपने, कंपास को पॉइंट A पे फिक्स करो, कंपास को पॉइंट A पे फिक्स किया, कर दिया क्या बेटा सबने, हो गया। अब देखिए बेटा कंपास को पॉइंट A पे फिक्स करके इसको आप पेंसिल को पॉइंट C तक लेके जाओ, किया क्या, कंपास को पॉइंट A पे रख के कंपास को कितना ओपन करना है, जब तक पेंसिल की नोक कहां नहीं पहुंच जाए, पॉइंट C पे। होगा क्या मेजर, सर हो गया। तो अब ये काम कीजिए आप लोग कि जिस कंपास को आपने पॉइंट A पे रखकर C तक मेजर किया है, अब बताओ कि ये कंपास कितना हुआ ओपन, क्या 1 ओपन हुआ, क्या 2 ओपन हुआ, क्या √2 ओपन हुआ, हाँ सर कितना ओपन हुआ, √2। तो अब इसको नंबर लाइन पे बना दो, कैसे, उसी कंपास को A पे रखते हुए C तक आपने ओपन कर लिया, तो इसी C से होते हुए आप ये आर्क कट कर दो। बेटा यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर ये आर्क कैसे कट हुआ, तो वापस से रिवाइज कर देता हूं। ए पे आपने कंपास को रखा, सी तक आपने उसको मेजर किया और मेजर करके ये आर्क कट कर दिया। तो जहां पे ये आर्क कट हुआ ये पॉइंट डी मैंने रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, √2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, √2 मिल जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। सो फ्रॉम A to D, from A to D that is √2. So this one is representation of √2 on the number line. तो A से लेकर D तक का मेजरमेंट कितना बेटा, √2 है। क्लियर पॉइंट आता है। देखिए बेटा स्टार्टिंग है तो बहुत टाइम लगता है समझने में भी, आपको भी समझाने में भी, और उसको फिर कॉपी में परफॉर्म करने में। क्लियर है। इसी के साथ एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, क्योंकि √2 से जस्ट सिमिलर है √3, √2 से जस्ट सिमिलर है √3। तो देखिए बेटा
रूट टू से जो सिमिलर रूट थ्री क्यों है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट फॉलो करना है बेटा कि रूट थ्री अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए फिर से ज्योमेट्रिकल मेथड से क्या लेना होगा, बेस वैल्यू और परपेंडिकुलर वैल्यू। तो अब अपना पॉइंट ये है that which values of base and perpendicular we will take to get root 3। तो देखिए बेटा वो मैं जब आपको पहले हिंट दूंगा तो ही वो आप क्लियर कर पाएंगे कि बेस वैल्यू आपका रूट टू और परपेंडिकुलर वैल्यू आपका 1। अब आप पूछेंगे जरूर सर हमारे को कैसे पता चलेगा, आपने तो कर दिया। तो देखिए बेटा रीजन मेरे पास में है कि ऐसा क्यों करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जब भी किसी रूट के नंबर का स्क्वायर होता है तो रूट के नंबर के स्क्वायर पे रूट हट जाता है, बताया था ना अभी कुछ टाइम पहले। तो आप बताइए मेरे को रूट टू का स्क्वायर कितना हुआ, सर वो तो 2 हुआ। रूट टू का स्क्वायर कितना हुआ, 2 हुआ। 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। सोचिए कितना हुआ 2 प्लस 1, अरे वाह सर ये तो कितना हो गया 2 प्लस 1 तो क्या हो गया 3 हुआ या नहीं हुआ, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो जब 2 प्लस 1 3 हुआ तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो अब बोलिए एच कितना हुआ, सर वो तो रूट 3 हो गया। एच कितना हुआ रूट 3 हो गया। तो इसका मतलब जो मैंने बेस वैल्यू रूट 2 लिया है और जो मैंने परपेंडिकुलर वैल्यू 1 लिया है उससे मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है, रूट 3 आ रहा है। अब हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर ये बन सकता है कि सर अगर बेस वैल्यू 1 ले और परपेंडिकुलर वैल्यू रूट 2 ले तब क्या होगा। तो देखिए बेटा आएगा तो उससे भी रूट 3, लेकिन प्रॉब्लम कहां फंस जाओगे कि बेस वैल्यू 1 पे परपेंडिकुलर रूट 2 बनाओगे कैसे। बेस वैल्यू 1 पे अगर मैंने बेस 1 लिया तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कहां से लाओगे रूट 2, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी रूट का नंबर होता है वो हमेशा बेस वैल्यू होता है और जो विदाउट रूट नंबर है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ये फिक्स है। जो भी रूट का नंबर है वो हमेशा आपका बेस होता है और जो रैशनल नंबर है जिसपे रूट नहीं है वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर है। समझ में आया इस बात का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए बेटा तो अब यहाँ पे इस चीज को मैं फिनिश करता हूं कि बेस अगर रूट 2 चाहिए मतलब जो रूट 2 की कहानी है उसको एक बार फिर से रिपीट कीजिए, यस और नो। तो फिर से रिपीट करने के लिए क्या मैं फिर से रिपीट करूं, जरूरत नहीं है ना बेटा, क्योंकि आप सबको पता है कि सर रूट 2 जो आपने बनाया है उसमें बेस आपने 1 लिया, परपेंडिकुलर आपने 1 लिया। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, क्यों, क्योंकि इस बार मेरे को रूट 2 को नहीं किसको लाना है नंबर लाइन पे, रूट 3 को। तो रूट 3 को नंबर लाइन पे अगर लाना है तो सबसे पहले मेरे को रूट 2 बनाना है। जो आ गया मेरे पास में कितना हुआ, ए टू सी कितना है रूट 2 है। क्लियर बेटा। अब इस रूट 2 पे परपेंडिकुलर कितना 1, कैसे लेंगे इस बेस एसी पे परपेंडिकुलर 1, प्रोटेक्टर को पकड़िए हाथ में, कहां पे रखिए, सी पॉइंट पे रखो बेटा। प्रोटेक्टर को कहां पे रखा, सी पे रख दिया। सी पे रख के मार्क करो पॉइंट 90 डिग्री एंगल पे, किया, आ रहा है क्या 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। स्केल लो हाथ में और स्केल लेके क्या पूरा ज्वाइन करना है, नो सर, कितना 1 यूनिट, जिसका मतलब कितना 2 सेंटीमीटर। तो स्केल से आपको इस परपेंडिकुलर लाइन को, स्केल से आपको इस परपेंडिकुलर लाइन को कितना लेना है 1 यूनिट, इसका मीनिंग 2 सेंटीमीटर। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका डी हुआ। क्लियर हो बेटा, पूरा नहीं ज्वाइन करना है, सिर्फ 1 यूनिट तक ज्वाइन करना है। अब बताइए कि ये रूट 2 है और ये सी से डी अगर आपका 1 यूनिट है तो इस बार स्केल रख के ए से डी को ज्वाइन करो। किया गया बेटा, स्केल रख के ए से डी को ज्वाइन करो और बताइए ए टू डी कितना हुआ। सर ये तो बहुत आसान है, अब तो ए टू डी कितना हुआ रूट 3। तो बस लास्ट इस चीज को फिनिश करते हैं। कंपास को कहाँ रखा, ए पे, वही सेम प्रोसेस बेटा, कहाँ पे रखा है ए पे, कितना मेजर किया सर डी तक मेजर कर लिया। तो डी तक मेजर कर लिया तो डी से लेते हुए आर्क ले आओ और ये आर्क जहां कट होगा ये आपका
√3। इस पॉइंट को आपने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो बताइए कहां से कहां तक हुआ √3? बिल्कुल सही है, ए टू ई। तो लास्ट में आपने लिख दिया ए ई इज इक्वल टू √3, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ √3। ओके बेटा, तो ये था आज की क्लास के अंदर √2 और √3 का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। कुछ और कंटेंट के साथ आगे मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए स्टडीज करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।